हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं विषय गणित प्री बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र का हल हम आपके लोगों के सामने लेके आए हैं। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए। हमारे हिंदी और इंग्लिश के पेपर की अपार सफलता के बाद हम आप लोगों के लिए गणित और बायोलॉजी, भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति, भूगोल, व्यवसाय अध्ययन, इन सभी के वीडियो आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से एक के बाद एक अवेलेबल करवा रहे हैं। हमने कुछ वीडियो डाल दिए हैं, कुछ और अन्य वीडियो और डालने वाले हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले और हमारे वीडियो का एनालिसिस करें। आइए शुरुआत करते हैं गणित अध्याय 1 की, गणित के प्रश्न पत्र की। तो इसका जो पहले ऑब्जेक्टिव उनने दे रखे हैं उनको देखते हैं। पहला पूछा है कि f सच दैट r टेंड्स टू r इस प्रकार परिभाषित है कि f ऑफ x 3x - 4, तब f इनवर्स x इक्वल्स टू कितना होगा। तब f इनवर्स x कितना होगा। देखो इसका f इनवर्स x क्या होगा वो निकालना है। तो इसका f इनवर्स x जो होगा वो होगा x प्लस 4/3, x प्लस 4/3 होगा। इसका सेकेंड देखते हैं। माना समुच्चय n में r इक्वल्स टू a, b सच दैट a इक्वल्स टू b - 2 है और b जो है वो 6 से बड़ा है, तब प्रदत्त फलन में से निम्न में से कौन सा उत्तर सही होगा। तो हम b की जगह कोई ऐसा मान रख के देखें जो 6 से छोटा हो। सबसे पहली बात उसने दे रखी है कि b 6 से बड़ा है। क्या है? 6 से बड़ा। 6 से बड़ा b ये तो हो ही नहीं सकता है। आपका 6 से बड़ा b या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। तो यह इन तीन में से एक आंसर होंगे। अब हम यहां पे देख के देखते हैं कि कौन से मान निकल जाएगा। उन्हें बोला a बराबर b - 2, मतलब a का ऐसा कोई मान होना चाहिए कि घटाए तो b - 2 हो जाए। तो 3 रखते हैं मान लो यहां पे, तो 8 में से 3 जाएंगे तो 3 के बराबर नहीं होंगे, तो ये तो नहीं होगा। यहां पे अगर हम 6 रखें और यहां 8 रखें तो ये सही हो सकता है, क्योंकि यहां 6 रखेंगे और यहां 8 रखेंगे तो 8 - 2 6 हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या आएगा आपका? सी आएगा। हम मैथ्स के हमारे पूरे नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोगों के साथ। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू होगी, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, π/3 होगी। आप चाहें तो इनको दोनों की वैल्यू निकाल के माइनस कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है a ब्रैकेट में aij ब्रैकेट क्लोज m क्रॉस n एक वर्ग अवयव है यदि, तब m बराबर n होना चाहिए। अगर m और n बराबर होंगे तो वर्ग अवयव होगा, क्योंकि पंक्ति और स्तंभों की संख्या, रो और कॉलम्बों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट 5वां जो दे रखा है उसका मान होगा a²। तो ये 5 हमने आपको बता दिए। आगे देखते हैं। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को फटाफट से शेयर कर दो। फिर वापस हम हमारी वीडियो पे आ जाएंगे। आप दोस्तों को शेयर कर दीजिए फटाफट। आगे देखते हैं। और आप लोग हमारे YouTube चैनल पे अपने बायोलॉजी के दोस्तों को भी शेयर करें, हमारे बायोलॉजी का वीडियो भी डाला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 6 दे रखा है 5 की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक क्या होगा। तो होगा 5 की पावर x है। देन इसका एक फॉर्मूला बता देता हूं। a की पावर x होता है तो उसका मान होता है अवकलन में d/dx a की पावर x का, a की पावर x log e है। a मतलब जो भी है, a 5 है तो 5 आ जाएगा, e 5 मतलब ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट वाले रिक्त स्थान में आएगा, आपको जो रिक्त स्थानों की पूर्ति दे रखी है उन्हें 1 - cos x और वैल्यू रख के निकालना है। π/4 में डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, 2 - √2/2। इसको सॉल्व करने पे जब π/4 रखेंगे, इसको सॉल्व करके इसका f' निकाल के तब ये वैल्यू आ जाएगी। एक सवाल उन्हें दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू होगी π/24। इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है। तो कोटि घात 2 है, इसलिए 2 है। यदि दो सदिश ए और बी के बीच कोण थीटा
ए डॉट बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर जब बराबर होते तब क्या होगा, तो जो हमारा चौथे वाला है इसमें आएगा जब कोण का मान होगा π/4। सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु जो उद्देश्य फलन का इष्टतम मान देता है क्या कहलाता है, वो इष्टतम हल कहलाता है। क्या कहलाता है, इष्टतम हल कहलाता है। इसके बाद वाले में आएगा परतंत्र, परतंत्र, और उसके बाद वाले में आएगा असंगत हल। नेक्स्ट देखते हैं सही जोड़ी, बहुत शानदार सही जोड़ी है। और आपको मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं, मैथ्स का टीचर हूं मैं भी, मेरी कोचिंग क्लास में मैथ्स पढ़ाता हूं, आपको मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। आप लोग चावड़ा सर लेक्चर यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस वीडियो को प्राप्त कर रहे हैं। एमोरल कोचिंग क्लासेस महिदपुर सिटी जिला उज्जैन के माध्यम से मैं कमलेश चावड़ा सर आप लोगों को ये वीडियो अवेलेबल करा रहा हूं। लगातार हमको 13 साल से हम हमारी कोचिंग पढ़ा रहे हैं, और मेरी कोचिंग पे मैथ्स में 99 और 100 नंबर भी बच्चे कितनी बार ला चुके हैं। तो आप लोग मैथ्स के वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलते होंगे। अगर इस परीक्षा के बाद हम आपको और भी वीडियो अवेलेबल कराएंगे, प्रश्न बैंक का पूरा हल भी हमारा लेके आने वाले हैं, और उनके एक एक सवाल हम बोर्ड पे करके बताएंगे आप लोगों को। तो आगे जोड़ी देखते हैं। आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पहली जोड़ी जो है, देखिए सब सूत्र है, अगर आपको याद होंगे तो 1 मिनट में काम हो जाता है, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। और याद रखना, जो ये समाकलन वाला पार्ट 7 है, इसी पार्ट 7 से एनुअल एग्जाम में भी जोड़ी आएगी, ये तय है। इसी पार्ट 7 के सूत्रों की जोड़ी एनुअल एग्जाम में आएंगी। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना, पार्ट 7 के सारे सूत्रों को। यहाँ पे तो 7 ही पूछे, वहां पे आप सारे याद कर लेना, इसमें से ही, इनके सूत्रों से ही जोड़ी आएगी एनुअल एग्जाम में। तो इसके हल बता देता हूं फटाफट में आप लोगों को। तो ये पहले का है, और साइन वाला है दूसरे का, उसके बाद 1/a वाला है, 1/tan इनवर्स है तीसरे का, उसके बाद ये चौथे का, और 1/2a² प्लस x² ये वाला पांचवे का है, और ये छठे का है। ये 6 आंसर हमने दे दिया आपको फटाफट। बात करते हैं एक शब्द में। देखिए एक शब्द वाले को आपको हल करके देखना चाहिए वैसे तो, पर आप लोगों के पास भी समय की कमी है, मेरे पास भी कमी है, इसलिए हम अभी डायरेक्ट बता देते हैं, एग्जाम के बाद हल करके बता देंगे इनको। पहले का आंसर आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 1/3 e⁻x³, 1/3 e⁻x³ प्लस c, क्योंकि समाकलन करना है तो x³ प्लस c हो जाएगा। इसके बाद वाले का आएगा 1। yz समतल पे क्या होता है, पांचवा जो है वो होता है x बराबर 0 होता है। yz समतल का समीकरण होता है x बराबर 0, तो ये हो गया हमारा x बराबर 0। और आगे देखते हैं, पहले वाले में जो छठे वाला है, छठे वाले का आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1/36। एक पासे को उछाला जाता है और प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसको एक पासे को उछाला जाता है और प्रत्येक पासे पर, देखो एक पासे का जोड़ा उछाला जाता है, 2 पासे उछाल रहे हैं, और प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या, सम भी होना चाहिए और अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। देखिए सम अभाज्य संख्या की बात करें तो वो एक ही होती है। एक कौन सी, वो कह रहा है सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता प्रत्येक पासे पर। और अगर 2 पासों को एक साथ उछालेंगे हम, तो उसमें सम और अभाज्य संख्या सिर्फ मात्र ऐसी जो है 2-2 आ सकती है दोनों पे। तो कितनी बार आएगी, एक बार आएगी। तो और कुल घटना कितनी होती है, 36 होती है। 2 पासों को उछालते हैं तो 1/36 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा उनने, b बराबर 0 है, a बराबर 1/2 है, तो a/b का मान कितना होगा, तो इसका मान 0 होगा। सत्य सत्य बिना चर्चा करे मैं फटाफट बता देता हूं। आपका पहला सत्य हिंदी में लिखना, मैं राइट रॉन्ग लिख रहा हूं यहाँ पे, मैथ्स में वैसे ये भी चलता है, पर आप लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सत्य ही है, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठा सत्य। अब बात आती है सवालों की। एक एक सवाल मैंने खुद ने हल करके देखा है। अभी मैं अथवा सहित नहीं बता पाऊंगा आपको, एक एक सवाल बता रहा हूं। एग्जाम खत्म हो जाएगी तो हम अथवा सहित भी पूरे पेपर को एक बार और हल करके आपको बताएंगे। तो एक एक सवाल मेरे खुद के नोट्स के द्वारा आप लोगों को, मेरे खुद के द्वारा हल करे हुए क्वेश्चन से मैं आप लोगों को बता देता हूं। प्रश्न नंबर
6 से शुरुआत कर रहे हैं हम। तो ये प्रश्न नंबर 6 आप फटाफट नोट करते जाइए। हम चर्चा का विषय यहाँ पे लंबा नहीं है, क्योंकि समझाने बैठूंगा तो 3-4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। अब 3-4 घंटे का वीडियो आप अभी एग्जाम टाइम में नहीं देख पाओगे। हम एग्जाम के बाद इस वीडियो के 4 पार्ट में इस पूरे पेपर को समझा देंगे। एक एक सवाल को बोर्ड पे समझाया जाएगा। ये सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 में जो पहला प्रश्न दे रखा है उसका हल है ये कि एफ एकीकी है या नहीं। उनने पूछा है तो हमने एफ एकीकी बता दिया, क्योंकि सारे मान बराबर नहीं है और बराबर नहीं होगा तो एकीकी होगा। दूसरा क्वेश्चन है कोस थीटा साइन थीटा वाला। तो कोस थीटा साइन थीटा वाला सवाल हमने पूरा खुद करके दिया है। कोस का गुणा अंदर होगा, साई का गुणा अंदर होगा, ये मान आएगा। दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देंगे। दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद जो चीजें कट रही है आपस में काट देंगे। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे 1 0 ये 0 ये 1, तो 1 0 0 1 आंसर हो जाएगा। ये हो गया प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बताना था कि वो सतत है या नहीं है, और सतत है या नहीं है उसके लिए हमने मान लिया कि अगर अवकलनीय होगा तो वो सतत भी होगा, और उसके लिए हमने मान लिया एक्स की इक्वल्स टू 0 वैल्यू मानी है। और हम एलएचएस पार्ट एलएचएस देखो, एलएचएस आरएचएस की कोई मैटर भी नहीं है। मैटर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का होता है इसमें। तो हमने क्या करा कि राइट हैंड लिमिट निकाली आरएचएल, एवरेज ऑफ 0 निकाला, एवरेज ऑफ 0 की वैल्यू निकाली, एवरेज ऑफ 0 की आपकी वैल्यू आ गई 0। कितनी आ गई यहां तक नोट कर लीजिए आप चाहे तो, पहले स्टार्टिंग से आप यहां तक नोट कर लीजिए। और जैसे ही हम यहाँ पे इक्वेशन में एच से एच काट देंगे, जैसे ही आपका एच से एच कटेगा तो आपका मान हो जाएगा साइन 1/h, और साइन 1/h में लिमिट की वैल्यू रख देंगे तो आपकी पहली वैल्यू आ जाएगी 0। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो माइनस आता है। आप लोगों ने अगर पढ़ रखा है तो आपको पता ही होगा। और विशेष निवेदन है मेरा आप लोगों से, एग्जाम के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। एनुअल एग्जाम प्री बोर्ड खत्म होने के बाद आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, और एनुअल एग्जाम जो 17-18 फरवरी से आपकी शुरुआत होने वाली है, उसके लिए गवर्नमेंट 25 जनवरी से जो प्रवेश पत्र है वो जारी करने वाली है। तो आप लोगों ने अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो तैयारियां करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल एग्जाम आपकी नजदीक है, लापरवाही नहीं करें। 12वीं वाले स्टूडेंट विशेष रूप से ध्यान रखें इस बात का। उस सवाल का आगे का पार्ट यहां तक आ रहा है, और k बराबर 0 पर प्रदत्त फलन क्या है, सतत है। तो यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग। यहां पे हमारा सवाल नंबर 8 खत्म हुआ। सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 में क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने क्षेत्रफल का सूत्र लिखा। उसका आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे। आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे। उनने आर का मान दे रखा है 5, आखिरी में मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 बहुत इजी से क्वेश्चन है। हमने log x को t माना है इसमें समाकलन करने के लिए। log x को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो 1/x dx बराबर dt हो जाएगा। तो इस 1/x dx को dt मान लेंगे और ऊपर वाले को t मान लेंगे। साइन सेक स्क्वायर x का अवकलन होता है 10x, और एक कांस्टेंट c लगा देते हैं। t की जगह t का मान रख देंगे तो 10 log x प्लस c आंसर बन जाएगा। बहुत शानदार सवाल है। इतने इजी सवाल अगर एग्जाम में आता है, एनुअल के लिए भी ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन बनता है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़े। वैसे समाकलन इंटरेस्टेड चीज होती है अगर अच्छा स्टूडेंट मैथ्स का हो तो। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। इसको 2 पार्ट में हल करा हमने। पहले जो सवाल दिए रखा है उस सवाल को हमने काय में कन्वर्ट करा, 90 माइनस थीटा में, और उसको साइन में कन्वर्ट करा। एक इक्वेशन कोस की हो गई, एक साइन की हो गई, दोनों को जोड़ दिए। दोनों को जोड़ देंगे और जो लिमिट है वो कॉमन निकाल लेंगे। अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। देखें आगे वैल्यू हो जाएगी 1 का समाकलन कर देंगे, लिमिट रख देंगे, आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। आप लोग प्रश्न पत्र को सामने रख के जरूर रखें। ऐसा नहीं हो अथवा वाला क्वेश्चन की जगह आपने मेन कर दिया या अथवा वाला करा। आप प्रश्न नंबर जरूर डालें, क्योंकि मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर डाल रखा है, अथवा कुछ भी नहीं लिखा है। तो आप इस बात का ध्यान रख लें, पेपर को सामने रख के ही हल करें। इसमें हमने ए मॉड और बी मॉड निकाला है सबसे पहले। उसके बाद ए इंटू बी निकालेंगे और कोस थीटा का मान निकाल देंगे। तो ए मॉड और बी मॉड निकाल लिया, फिर ए इंटू बी निकालेंगे। देखिए आगे, पहले यहां तक नोट कीजिए, फिर ए इंटू बी निकालता हूं। फिर ए इंटू बी निकालेंगे, ए इंटू बी का मान आ जाएगा, तीनों मान आ जाएंगे, कोस थीटा के फॉर्मूले में मान रख देंगे। कोस थीटा के फॉर्मूले में मान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा।
विशेष निवेदन है, स्क्रिप्ट मत करो वीडियो। अगर स्क्रिप्ट वीडियो करोगे तो भी डेटा उतना ही लगता है बेटा। दूसरी बात, आप लोगों की बहुत सारी मेरी स्टेप छूट जाएगी, और अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो 3-4 नंबर का सवाल गलत हो जाएगा आप लोगों का। इसलिए वीडियो स्क्रिप्ट ना करें, पूरा वीडियो देखते जाएं। वैसे भी मैं बहुत फास्ट वीडियो बना रहा हूं, इसलिए आप लोग वीडियो को स्क्रिप्ट करें ही नहीं। यहाँ पे एक समतल की समीकरण दे रखी है, उसकी वैल्यू निकाली हमने। यहाँ पे दिक् अनुपात 2 - 3 - 4, और 2 - 3 - 4 से हमने दिक्कोज्या निकाली। फॉर्मूला आपको पता होगा, ABC अपॉन रूट A² B² C²। LMN में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई साइन निकालते हैं जब, तो उसकी आपके मेन नीचे के मान तीनों सेम आ जाएंगे, 29 मान आ जाएंगे। 29 से ही पूरी समीकरण को, पहले वाली को भाग लगा देते हैं, फाइनल हमारा मूल बिंदु से समीकरण आ जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14, समतल का समीकरण दे रखा है, उससे हमने समतल का समीकरण ज्ञात करना है। हमें बिंदु दे रखे हैं, एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे, जेड अक्ष पे। हमने लिख लिया 2, 3 और 4, और समीकरण के अंदर मान रख दिया, एलसीएम ले लिया, फाइनल आंसर हो गया। बहुत शानदार सवाल है। देखिए, गणित पढ़ने का और गणित को पढ़ाने का एक अलग ही आनंद होता है। आप लोग अगर बेस्ट का स्टूडेंट है तो आपको भी आता होगा, और अगर आनंद नहीं आता है तो एक बार मेरे वीडियो जरूर देखें आप लोग, मैथ्स के जो मैंने सॉल्व कर रखे हैं। एग्जाम, इस प्री बोर्ड एग्जाम के बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन भी लेके आने वाले प्रश्न बैंक का, तो आप वो भी देखें हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब भी देख रहे हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, PA इंटू PB की वैल्यू दे रखी है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। और विशेष रूप से ध्यान रखें, आप लोग ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, मतलब घर पे बैठ के आराम से पेपर दे रहे हैं, तो इन पेपर में हमारी गलतियां, हमारी कमियों को जरूर ढूंढे, जो एनुअल एग्जाम में हम पूर्ति कर सके। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 बहुत आईएमपी सवाल है एनुअल एग्जाम के लिए, ये भी बहुत ज्यादा आईएमपी बनता है। देखिए, मेरा मैथ्स के मामले में बहुत अच्छा अनुभव है, इसलिए मैं आप लोगों से, मैथ्स और फिजिक्स के मामले में मेरा बहुत ज्यादा अनुभव है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जब भी मैं आईएमपी बोलूं, मतलब उसको अच्छे से ही कर लेना। एनुअल में भी आईएमपी बनेगा ये सवाल। सबसे पहले हमने इसके इतने मान को सॉल्व करके यहां तक वैल्यू लेके आए, तो इस आगे वाले मान की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, tan इनवर्स 1/4। जैसे ही tan इनवर्स 1/4 आई, पहले वाले मान की वैल्यू, उसको सवाल के अंदर रख दिया यहां पे, और सवाल के अंदर रखने के बाद फॉर्मूला लगा दिया tan A प्लस tan B का। tan A प्लस tan B होता है tan A प्लस B 1 - tan A इंटू tan B, 1 - A इंटू B, ठीक है। तो A प्लस B 1 - A इंटू B फॉर्मूला लगाया है, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, ये आप पूरा एलसीएम लोगे, इसका सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 31/17। यही लेके आना था। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया मैथ्स है आपका। 30% सिलेबस लेस होने के बाद मैथ्स इतना छोटा बच गया है कि 10 दिन में हम मैथ्स का पूरा रिवीजन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, और अच्छी प्रैक्टिस हो तो दिन में 2-2, 3-3 चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हमें प्रूफ करना है, इसमें मैं आपको बता देता हूं, ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स प्रूफ करके लाना है, और ए बी की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले ए बी का इनवर्स निकाल लिया, और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया हमने बी का ए में। देखना, यहां तक करा, ए इनवर्स बी इनवर्स निकाल लिया, और उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे बी का ए में, बी का ए में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना आप लोगों को याद होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जोड़ा जोड़ी करके, जोड़ घटाव करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब आरएचएस के लिए एक और जो वैल्यू निकालनी है, ए बी, उस ए बी के लिए हमने मान निकाला, ए इंटू बी निकाला, वही मल्टीप्लाई, यहां पे ए बी आ गया। अब इसका इनवर्स निकाल लेंगे ए बी का, सॉरी ए बी का डैश निकाल लेंगे। ए बी का डैश निकाल लेंगे तो ए बी का डैश आ गया हमारा, और ए बी का डैश जो है वो बी डैश ए डैश के बराबर है, इसलिए सवाल प्रूफ होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एफ ऑफ एक्स एक साइन एक्स कोस एक्स से लिखा हुआ था, हमने उसको चेंज करके पलटा के लिखा है, बाद में अवकलन करेंगे उसका। तो एफ ऑफ एक्स साइन एक्स कोस एक्स है, उसका अवकलन करा तो माइनस साइन एक्स कोस एक्स आया, और इस पे हमने क्या करा, एफ डैश ऑफ एक्स को 0 मान लिया, इसको पीछे वाले को 0 मानने के बाद यहां से इसको हमने मान निकाल के देखा, तो 10 का मान निकला कितना, 1, 10 1 आया, 10 1 आया, मतलब 10 π/4 हो गया। 10 से 10 गया तो x बराबर हो गया π/4। कितना हो गया, x बराबर π/4। इसमें हमने 3 लिमिट मानी, इसमें 3 मान माने हमने, x बराबर 0, x बराबर π/4 और x बराबर पाई, और तीनों मान हमने काय में रख दिए,
हमारे सवाल में रख दिया, सबसे पहले रख दिया π/4 और वैल्यू निकाली, हल करा, √2 आया। फिर x बराबर पाई रखा और फिर x बराबर 0 रखा और हमने ये देखा कि जो मान बड़ा वाला है वो π/4 पे आ रहा था √2 और जो छोटा वाला मान आ रहा है वो x बराबर पाई पर आया है। तो ये आपका उच्चिष्ट मान हो गया और ये निम्नस्थ हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। ग्राफिटिकल सवाल है, मैं आपको थोड़ा स्पीडली बता देता हूं क्योंकि इसको समझाने के लिए पूरा पाठ की जानकारी होना बहुत जरूरी है और एक सवाल में पूरे पाठ की जानकारी नहीं दे सकते हम, इसलिए इस सवाल को आप डायरेक्ट अभी नोट कर लीजिए, जब हम प्रश्न बैंक का हल करेंगे जब बता देंगे। इसका पूरा ग्राफ बनाना है आपको और ग्राफ बनाने के बाद उसके संगत मान भी लिखने और बताना है कि किस मान पे ये अधिकतम है। तो ये अधिकतम है 16 पे, इसका जो अधिकतम मान है वो 16 है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। ये सवाल मेरा फेवरेट सवाल है और ये आईएमपी सवाल भी है, बहुत ज्यादा आईएमपी बनता है एनुअल एग्जाम के लिए। हमने क्या करा है, सबसे पहले सवाल लिया है, सवाल में एबीसी का गुणा और भाग करा, एबीसी का गुणा बाहर करा है और भाग अंदर करा है। भाग करेंगे ए का इसमें, बी का इसमें, सी का इसमें, तो ये वाली स्टेप आएगी। फिर हमने तीनों R1 R2 C1 C2 C3 को जोड़ दिया है, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया, संक्रिया लगा दी C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को जोड़ दिया ऊपर कॉलम 1 के साथ। किसके साथ? कॉलम 1 एम्प्लाइज C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहां पे सबको एम्प्लाइज करके जोड़ लिया है। जोड़ के एक जैसे मान आ रहे थे इसलिए बाहर कॉमन निकाल लिया, बचेगा 1 1 1 और जैसे ही 1 1 1 बचेगा तो हमने क्या एक संक्रिया लगाई है, हमने संक्रिया लगाई है कि C2 में से C1 घटाया है और C3 में से भी C1 घटाया है, C3 में से C1 घटा दिया है। जैसे ही C2 C3 में से C1 घटेगा तो देखिए आंसर कैसे आएगा, आपका आंसर यहां पे घटपिट के ही आएगा। इसको इस R1 के सापेक्ष विस्तार कर लेंगे, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, और विस्तार करेंगे इसके सापेक्ष तो ये मैट्रिक्स से छोटा वाला बनेगा। जैसे ही छोटा वाला मैट्रिक्स बनेगा इसकी वैल्यू होगी 1 × 1, दैट मीन्स 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका RHS आई गया है, क्योंकि आपका RHS। क्योंकि आपका एक प्रश्न नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, x और y दो मान दे रखे हैं, दोनों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। पहले वाले का अवकलन करा एंड दूसरे वाले का अवकलन करा। दोनों का अवकलन करने के बाद दोनों को भाग लगा देना, आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप अवकलन करोगे ना यहां तक, ये दूसरे का अवकलन हो जाएगा और दूसरे का अवकलन होगा, वैसे ही आप भाग लगाओगे तो आपका dy/dx आ जाएगा sin θ 1 प्लस cos θ। एक बार और दिखा देता हूं, मेरे को ऐसा लगा कि कोई स्टेप आपकी रुक गई होगी, तो पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी स्टेप के बाद से लेता हूं, पूरा सवाल आ गया, ठीक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है और इसमें आपसे उनने बोला है इसके क्षेत्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने इससे y की वैल्यू निकाली है, y की वैल्यू निकालने के बाद हमने केंद्र माने 0 0 और उसका डायग्राम तैयार करा और इसका जो चौथे वाले भाग का अभिष्ट हल निकालने के लिए हमने वैल्यू मानी 0 से 4 mod ऑफ y dx। यहां 4 लिखा है, आगे ध्यान रखना, ये 4 लिखा है, ये y नहीं है, y ये भी y नहीं है, ये भी 4 है, सिर्फ ये y है, ठीक है। आगे देखते हैं, और ये इसके अंदर मान रखेंगे। जैसे ही y का मान रखेंगे एक फॉर्मूले के थ्रू, क्योंकि यहां पे फॉर्मूला बन रहा है, ये 4 से 4 कट गया, यहां बचेगा 3 आगे आ गया, ये फॉर्मूला बन गया a² माइनस x² का। आपको सूत्र में से फॉर्मूला लेके आना है, ये √a² माइनस x² का फॉर्मूला जो होगा उस सूत्र के माध्यम से हमने इसका समाकलन करा है। समाकलन करने के बाद उसकी समाकलन की स्टेप हल होके ये आएगी, आपकी मान यह जाएगा, पूरा हल हो जाएगा, ठीक है। ये साइन यहां पे जो वैल्यू है π/2 वैल्यू, मतलब 90 डिग्री sin 1 की वैल्यू आएगी, ठीक है। sin 1 की वैल्यू होती है
90 डिग्री मतलब π/2 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 12 पाई। लास्ट अंतिम सवाल, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए बहुत मेहनत करी है मैंने मैथ्स के लिए, एक एक सवाल खुद करा है, ठीक है। वैसे सारे सवाल याद है मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर 1 घंटा तो लगा होगा, 2 घंटे तो लगे होंगे, 25 मिनट का तो वीडियो ही हो गया आपका, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट दोस्तों को शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लो। अंतिम सवाल, सबसे पहले सवाल की इक्वेशन को जमाया, उसको लिखा dx/dy प्लस P1x बराबर Q के फॉर्म में, ठीक है। P1 Q1 की जगह आप PQ भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उस PQ का हमने इंटीग्रल फैक्टर निकाला, इंटीग्रल फैक्टर निकालने के बाद उसका इंटीग्रल फैक्टर वाले फॉर्मूले में मान रखा है, और जैसे ही मान रखा तो हमने जो ये वाला वैल्यू, ये वाली बीच की वैल्यू, इसको समाकलन को पहले अलग से हल करा है। ये पूरा समाकलन आपके सामने अलग से हल कर रहा हूं मैं, ये पूरा समाकलन अलग से निकाल के हमने हल करा है इसका, और इसको हल करने के बाद वापस उसी इक्वेशन में रख देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा जो गणित का प्रश्न पत्र है वो संपूर्ण हल होता है। अगर आप यहां तक वीडियो में बने हुए थे अंतिम तक, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए आपको एंड स्क्रीन पर हिंदी और इनकी लिंक दिख रही होगी, फिजिक्स की लिंक भी मैं यहां पे डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।